दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से पूरे देश भर में सीजेपी यानी कि जनता कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ता जा रहा था। पूरे हर देश भर के अलग अलग राज्यों में किस तरह से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा था। और इसी बीच आज जरूर राहत वाली जो एक बात है वो सामने आई है कि तमाम सीजेपी पार्टी ने जो है वो अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। विस्तार से इस पर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। उन्होंने अपने इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है और नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। वहीं जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके जो कि सीजेपी पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है लेकिन हमारी दो और मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने मांगे की है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले और पुलिस वालों पर भी एक्शन हो। छात्रों पर केस वापस होने चाहिए। उधर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज एक बार फिर बातचीत हुई जिसमें सरकार ने सीजेपी की सारी शर्तें मान ली और सीजेपी ने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि सारे आंदोलनकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर वापस ले जाएगी और सभी राज्यों की पुलिस को केंद्र ने छात्रों पर की गई एफआईआर को वापस लेने को भी कह दिया है। साथ ही छात्रों को यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में उन पर इस प्रदर्शन से संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। बड़ी बात यह है कि नीट पेपर में जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा राशि देने पर भी केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर जो है इतने दिनों से लगभग 37 दिनों से जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि राज्य भर से कॉलेजेस से, स्कूल से और विश्वविद्यालयों से, अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जो है वो हजारों की संख्या में जो छात्र है वो जंतर मंतर पर पहुंच गए थे। और इसके अलावा ऐसे छात्र जो कि जंतर मंतर यानी कि दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, उन छात्रों ने अपने अपने राज्यों में जो है वो मोर्चा खोल दिया था। तो यहां पर केंद्र सरकार के लिए जरूर जो है वो एक छात्रों के इस आंदोलन को खत्म करने की एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और इसी बीच सरकार ने जो है ये बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार 2 दिन से जो है वो लाइव छात्रों से संवाद कर रहे हैं और इसके जरिए ये कह रहे हैं कि प्रदेश का जो भविष्य है वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके चलते जो है वो आने वाले समय में युवाओं के भविष्य को लेकर जो है वो सरकार कड़े कदम उठाएगी ताकि इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उस पर जो है वो केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कह दिया था कि सरकार जो है वो सख्त रुख अपनाएगी और ऐसी प्रणाली और ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि पेपर लीक होने जैसे जो मामले हैं वो पेश ही ना आए। तो फिलहाल जो है वो पूरे देश भर के लिए इस आंदोलन का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश बढ़ गया था युवाओं में, हर जगह से युवा जो है वो वहां पर जा रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन में एक चीज और देखी गई 37 दिनों के अंदर की ऐसे भी कई शरारती तत्व यहां पर पहुंच चुके थे जो कि पूरे भारत का जो माहौल है वो खराब करने में पूरी तरह से लगे हुए थे। जिस तरह के लड़ाई झगड़े मारपीट वहां पर हो रही थी और इसके अलावा देशद्रोही टाइप जो एक तरीके से जो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि चर्चाएं चल रही थी, जिस तरीके से बातें की जा रही थी, तो अपने आप में ये ठीक नहीं था पूरे देश के लिए। तो इसीलिए जो है वो सरकार ने आगे आकर युवाओं से बात की और इस आंदोलन को खत्म किया ताकि जो एक भारत की छवि अलग अलग विदेशों में, फॉरेन में और खराब हो रही थी, तो उस छवि को आज सुधारने का प्रयास सरकार ने किया। युवाओं से बात की और उन्हें समझाया कि वो देश का भविष्य है और सरकार उनके साथ खड़ी है और आने वाले समय में युवाओं के लिए ऐसी नीति लाई जाएगी ताकि इस तरीके के जो मामले हैं वो आगे चलकर कभी ना आए। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले उन छात्रों को बड़ी
राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पात्र विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस कर चुके और कोविड-19 महामारी में उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करने वाले स्नातकों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति प्रदान करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान निष्पक्ष, व्यवहारिक और छात्र हितैषी दृष्टिकोण के साथ करेगी। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित योग्य विद्यार्थियों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। सीएम सुक्खू ने कहा कि विदेश से चिकित्सा स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप अवधि को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि एक ही शैक्षणिक बैच के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई थी। कुछ विद्यार्थियों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने की अनुमति दी गई, जबकि समान परिस्थितियों में कोविड-19 के दौरान पढ़ाई करने वाले अन्य छात्रों को 2 वर्ष की इंटर्नशिप करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाले विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए प्रतिपूरक प्रशिक्षण अवधि की उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर आवश्यक आदेश जल्द जारी किए जाए, ताकि प्रभावित छात्र अविलंब अपनी इंटर्नशिप शुरू या फिर पूरी कर सके। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सीएम के आधिकारिक आवास ओकओवर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार मौजूद रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्र का पूरा फीडबैक लिया जाएगा और साथ ही क्षेत्र से लगातार पार्टी के हार के कारणों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी सीएम जानेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रदेश में पच्छाद, चौपाल, पांवटा साहिब, भरमौर, चुराहा, सुलाह, सरकाघाट, सराज, द्रंग, बंजार, हमीरपुर सदर, झंडूता, जोगिंदर नगर और नाचन आदि विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। लिहाजा सीएम सुक्खू के साथ कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद ऐसे चुनाव क्षेत्रों में पार्टी को संजीवनी देने वाला साबित होगा। सुक्खू सरकार और संगठन ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद 3 माह में करने का फैसला लिया है, लेकिन सबसे पहले फोकस उन चुनाव क्षेत्रों पर है जहां पार्टी को लगातार हार झेलनी पड़ रही है और इस कार्यक्रम से मिलने वाली फीडबैक के आधार पर ही पार्टी अगले वर्ष प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा की घेराबंदी की रणनीति तैयार करेगी। अगली खबर की बात करते तो प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिनकी भर्ती 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित अधिसूचित पदों के विरुद्ध हुई थी। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को सीसीएस रूल्स 1972 के दायरे में आने के लिए एक बार फिर विकल्प 1 टाइम पेंशन देने का फैसला लिया है। जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2003 में नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया था। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल करते हुए 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस या एनपीएस चुनने का विकल्प दिया था। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है जिसकी भर्ती प्रक्रिया या विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी हुआ था, तो उसे भी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत आने के लिए एक मुश्त विकल्प दिया जाएगा। आपको बता दें तो इसका लाभ 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को मिलेगा। पात्र कर्मचारी 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प जो है वो भर सकते हैं। निर्धारित समय तक विकल्प नहीं देने पर कर्मचारी पहले से लागू पेंशन योजना के अंतर्गत ही बने रहेंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और उसके बाद जो है वो उसे बदला नहीं जाएगा। ओपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान, सरकारी अंशदान और निवेश से प्राप्त राशि का समायोजन सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं और ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी भर्ती प्रक्रिया पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में होने के कारण वे एनपीएस के दायरे में आ गए थे। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनाव में स्पष्ट संदेश दे दिया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब सत्ता से बाहर होना चाहिए, कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता की इस जनादेश को दबाने और कुचलने के प्रयास किए गए, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और प्रदेश को इस निकम्मी सरकार से मुक्ति दिलाने की जिम्मेवारी भाजपा को सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की विशेष बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी को लेकर पूरे प्रदेश में चरणबद्ध जन आंदोलन चलाया जाएगा और ये आंदोलन मंडल स्तर से शुरू होकर विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी और हर उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले ही भाजपा अपने जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में आयोजित भाजपा की विशेष बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जन विरोधी, वादा खिलाफी और भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ भाजपा पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन किए जाएंगे। अगली खबर की बात करते तो प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच टकराव निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अपनी 25 सूत्रीय लंबित मांगों और क्लस्टर सिस्टम के विरोध में 11 जुलाई को कांगड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा विभिन्न जिलों से गुजरते हुए अब शिमला पहुंच चुकी है। इस बीच सरकार ने शिक्षक संघ को शनिवार शाम 5 बजे यानी कि आज जो है वो मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक विवादित अधिसूचना वापस लेने का कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक 26 जुलाई को चौड़ा मैदान शिमला में प्रस्तावित विशाल धरना प्रदर्शन हर हाल में होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा ने शिमला में आज प्रेस वार्ता की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जेबीटी शिक्षकों के करीब 5000 रिक्त पद भरने से बचना चाहती है और इसी कारण प्रिंसिपलों को लैब असिस्टेंट, पीईटी और ड्राइंग मास्टर जैसे शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। रमेश शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश के करीब 3000 प्राथमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि लगभग 200 स्कूल ऐसे हैं जो नियमित रूप से शिक्षक विहीन रहने के कारण तालाबंदी जैसी स्थिति का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव, जनगणना और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में भी सबसे अधिक ड्यूटी प्राथमिक शिक्षकों की लगाई जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और अभिभावक सरकारी स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाने को मजबूर हो रहे हैं। जेबीटी शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। यदि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अधिसूचना सरकार ने वापस नहीं ली तो जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पर लगी 3 वर्ष की रोक नहीं हटाई गई, 2 वर्ष बाद मिलने वाले हायर ग्रेड पे की व्यवस्था बहाल नहीं की गई तथा छठे वेतन आयोग और महंगाई भत्ते के बकाये सहित अन्य लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वर्ष 2027 तक अनिश्चितकालीन आंदोलन और क्रमिक अनशन शिक्षकों द्वारा शुरू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन को प्रदेश के 60,000 प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार युवाओं और नर्सरी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का भी व्यापक समर्थन मिला है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री और शिक्षक संघ के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि विवाद बातचीत से सुलझेगा या प्रदेश में शिक्षकों का बड़े लेवल पर जो है वो महाधरना जारी रहेगा।
फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में अब छात्रों की शिक्षा को लेकर आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 6 से 14 साल तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। सरकारी स्कूलों में सख्ती से नियमों का पालन करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। साथ ही प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के नजदीकी क्षेत्र में हर छात्र की पढ़ाई को सुनिश्चित करने के आदेश स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रथम संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं और इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को संशोधित नियमों को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करवाने के आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के आधार पर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे संशोधित नियमों का अध्ययन कर अपने अधीन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने शिमला के खलीनी स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास चल रहे शराब के ठेके को हटाने को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में कोर्ट को मिले एक प्रतिवेदन के आधार पर अदालत ने इसे जनहित याचिका के रूप में लिया है। मुख्य न्यायाधीश जे संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलीनी के नजदीक संचालित हो रहे शराब के ठेके को वहां से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई है ताकि छात्रों को पढ़ाई का उचित माहौल मिल सके। हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों को लेकर एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत दोहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नीति का मुख्य उद्देश्य उस गरीब परिवार की मदद करना है जिसने अपने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। विभाग महज ये तकनीकी बहाना बनाकर किसी आश्रित का हक नहीं मार सकता कि वर्तमान रिक्तियों में 5% कोटे की गणना करने पर पद की संख्या 1 से कम हो रही है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने यह फैसला राधा याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार व अन्य के खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया। इसी तरह अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में नियुक्त डीम्ड अनुबंध लेक्चररों के नियमितीकरण की तिथि से जुड़े 4 अक्टूबर 2024 के एकल पीठ के फैसले के संचालन और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। खंडपीठ ने वर्ष 2004 में पैरा नीति के तहत नियुक्त C&B अनुबंध कर्मचारियों को इस मामले में अपील दायर करने की अनुमति भी दी। साथ ही अपील दाखिल करने में हुई 1 वर्ष 286 दिनों की देरी को माफ कर दिया। आवेदक निर्मल सिंह व अन्य की ओर से दलील दी गई कि वे मूल याचिका अजय कुमार ठाकुर व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में पक्षकार नहीं थे। उन्हें इस आदेश की जानकारी तब मिली जब 4 जुलाई 2026 के सरकारी पत्र के आधार पर प्रशासन ने वरिष्ठता सूची के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि आवेदकों का पक्ष विचारणीय और मजबूत है और इस आधार पर अदालत ने एकल पीठ के आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए मामले में अंतरिम राहत प्रदान की। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस नई लेटर पेटेंट अपील की सुनवाई पहले से लंबित एलपीए के साथ एक साथ की जाएगी जिसमें 28 अक्टूबर 2025 को भी इसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। कोर्ट सरकार और अन्य निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश यहां पर हाईकोर्ट ने दिए हैं। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक के दौरान सभापति संजय रतन ने टीओ कॉलेज में छात्रावास भवन के घटिया निर्माण कार्य पर विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने कार्रवाई करने के आदेशों के साथ ही नए निर्माण के आदेश भी दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग को कहा गया है कि वो महाविद्यालय में ही जमीन चिन्हित कर हिमुडा को देगा और हिमुडा अपने संसाधनों से 1 साल के भीतर नया छात्रावास भवन तैयार करेगा और इसके साथ ही जिस ठेकेदार ने घटिया निर्माण कार्य किया है उसे 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ विजिलेंस जांच को जल्द पूरा करने को कहा गया है। समिति ने बैठक के दौरान निर्माण कार्य में पाई गई संरचनात्मक कमियों, निर्माण की गुणवत्ता और भवन की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दों की समीक्षा की व विभागीय सचिवों से इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया। समिति ने संबंधित विभागों और अधिकारियों का पक्ष विस्तार से सुना और कुछ फैसले भी लिए। समिति ने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग 1 माह के भीतर छात्रावास भवन के निर्माण के लिए भूमि को चयनित कर हिमुडा के स्पुर्द करे और हिमुडा राजकीय महाविद्यालय टीओ के परिसर में 104 विद्यार्थियों की क्षमता वाले नए छात्रावास भवन का निर्माण अपने स्वयं के संसाधनों से 1 वर्ष के भीतर करना सुनिश्चित करे।
अब अगली खबर की बात करते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लगातार बढ़ रही है। एक सप्ताह में 3 अधिकारियों को केंद्र में नियुक्ति मिलने के बाद प्रदेश में अधिकारियों की कमी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में 153 आईएएस अधिकारियों के कैडर वाले हिमाचल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 26 अधिकारी कार्यरत है। 5 अन्य अधिकारियों ने भी केंद्र में जाने की अनुमति मांगी है और इन्हें जिन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति मिली है वो आप देखिए, हाल ही में डॉक्टर निपुण जिंदल व राकेश कुमार प्रजापति और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है। विवेक भाटिया को नई दिल्ली स्थित युवा मामले मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। और अब आपको उन आईएएस अफसर की बात करते हैं जिनके आवेदन अभी लंबित है और वो आईएएस भी दिल्ली जाने के इच्छुक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, प्रधान सचिव अभिषेक जैन, सी पालरासु और प्रियंका बासु को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी मिल चुका है, जबकि सुदेश मोक्टा का आवेदन अभी लंबित है। अब क्योंकि आईएएस अफसर जो है वो काफी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जो कि खाली है या फिर कई ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनके ऊपर कई विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। तो अब हिमाचल में ये चर्चा चल रही है कि विभागों में बड़े लेवल पर जो है वो फेरबदल हो सकता है। प्रदेश पहले से ही आईएएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार अधिकारियों के केंद्र में जाने से राज्य सरकार को विभागों में फेरबदल करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर और भविष्य की पदोन्नति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिमाचल कैडर के अधिकारी पहले से महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। और तो यहाँ पर जो है ऐसे भी कई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो अधिकारी नहीं जा सकते, नियमों के अनुसार आईएएस अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव या फिर अतिरिक्त सचिव स्तर पर केंद्र में सेवाएं देना महत्वपूर्ण है। जो अधिकारी इन स्तरों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अवसर नहीं ले पाते वे बाद में नहीं जा सकते। वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और प्रधान सचिव देवेश कुमार ऐसे आईएएस अफसर है जो कि इसमें शामिल है और अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। अब आपको बताते हैं, तरुण कपूर जो कि पीएम के सलाहकार है, हिमाचल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल को 10 जून 2026 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बताते हैं केंद्र में हिमाचल के कौन कौन आईएएस अफसर इस समय विभिन्न विभागों में जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। अनुराधा ठाकुर जो कि 1994 बैच के आईएएस अफसर है, भरत खेड़ा 1995 बैच के आईएएस अफसर है, डॉक्टर रजनीश 1996 बैच के आईएएस अफसर है, सुभाषिष पांडा 1995 बैच के आईएएस अफसर है, मनीष गर्ग 1996 बैच के आईएएस अफसर है, पुष्पेंद्र राजपूत 1999 बैच के आईएएस है और अमनदीप गर्ग जो कि 1999 बैच के यहाँ पर जो है वो आईएएस अफसर है, मीरा मोहंती 2005, प्रियंतु मंडल 2006, ऋग्वेद ठाकुर 2011 और देव श्वेता बनिक 2013 बैच की आईएएस अफसर है। अब आपको बता दें कि ये भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो जाने वाले हैं उसमें कि मानसी सहाय ठाकुर, संदीप कदम चले गए हैं। जो मानसी सहाय ठाकुर, संदीप कदम, रोहन चंद ठाकुर, ललित जैन, डॉक्टर ऋचा वर्मा, पंकज राय, हरिकेश मीणा, कृतिका कुल्हारी, आशुतोष गर्ग, अरिंदम चौधरी और निधि पटेल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। और इसके अतिरिक्त रितेश चौहान पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश की जहां पर लगभग 158 जो कैडर है आईएएस के, उसमें से कई आईएएस अफसर जो है वो बाहर दिल्ली में जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा आईएएस के अलावा आईपीएस भी ऐसे हिमाचल कैडर के अफसर है जो कि दिल्ली में यानी कि केंद्र सरकार में अहम पद जो है वो संभाल रहे हैं। उसमें आप देखिए अनुराग गर्ग जो कि 1993 बैच के आईपीएस अफसर है, ऋत्विक रुद्रा 1993 बैच के आईपीएस अफसर है, राकेश अग्रवाल 1994 बैच के आईपीएस अफसर है और सतिंदर पाल सिंह जो कि 1995 बैच के आईपीएस है और एन वेणुगोपाल 1995 बैच के आईएएस अफसर है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हिमाचल कैडर के कई आईएएस अफसर जो है वो दिल्ली में यानी कि केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश में आईएएस अफसरों के कैडर में लगातार कमी आ रही है। आप देखिए कि आईएएस अफसर जो है वो हिमाचल से दिल्ली की तरफ रुख ले रहे हैं। इससे जरूर जो है वो राज्य सरकार के आगे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब जो आईएएस
अफसर बचे हैं उनके पास कई विभागों का जिम्मा है और अब चर्चा ये चल रही है प्रशासनिक तौर पर कि आने वाले समय में जो है आईएएस अफसरों के विभागों में और फेरबदल राज्य सरकार कर सकती है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष करीब 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मैन पावर के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती और इसीलिए सरकार विभाग को सुदृढ़ बनाने के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दे रही है। उप मुख्यमंत्री आज हरोली के पालक वाहा ऑडिटोरियम में जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन की ओर से आयोजित जलापूर्ति और सिंचाई योजनाओं के संचालन, रखरखाव और जल गुणवत्ता निगरानी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने नवनियुक्त पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटरो, मल्टीपर्पज वर्कर्स और वाटर गार्ड्स को विभाग का ध्वजवाहक बताते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका भविष्य उज्जवल है और उन्हें धैर्य के साथ कार्य करते रहना चाहिए। ये 58 वर्ष तक पेंशन लाभ वाली नौकरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन कर्मचारियों के हित से जुड़े निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश की वजह से कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन के बढ़ते खतरे के बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर 2 ट्रेनों का संचालन 5 अगस्त तक अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है और इसके साथ ही इस अवधि में यात्रियों की संख्या में आई कमी को भी फैसला लेने का एक प्रमुख कारण माना गया है। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 जुलाई तक प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 से 31 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी है। इस दौरान 28 से 30 जुलाई तक कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। तो फिलहाल मानसून के इस मौसम में अपना ध्यान जरूर रखिए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अभी के लिए दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।